गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम रुचि आठिया है। जी। मैं जबलपुर के रहने वाली हूँ और मैंने अपना पीडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर से कंप्लीट किया है इन 2022। और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है। एंड अब आगे कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कंटिन्यू रहिए आप कंटिन्यू रहिए। आप सुन पा रहे मैम, हैं? हाँ हाँ, यस मैम, थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रही थी। हाँ, आप कंटिन्यू रहिए। आप सुन पा रहे हैं? आपने बताया ना आपके एजुकेशन के बारे में। हेलो। यस मैम। तो आगे कंटिन्यू रहिए। उसके बाद आपने क्या किया? यस मैम, फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीजी की प्रिपरेशन की। और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेने में इंटरेस्ट था। सो बट वो कुछ मार्क्स से मैं रह जा रही थी। मैंने प्रिपेयर किया कुछ सालों के लिए। और देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में जाने में काफ़ी रुचि है, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही रहे हैं। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस चीज़ में भी कोशिश करना चाहिए इस फील्ड में। उसे मैं देख रहा हूँ आपने 2021 में बीडीएस कंप्लीट किया। आप 2021 में बीडीएस कंप्लीट किया, तो तब से अब तक क्या कर रही यस। हैं? सो मैं पीजी प्रिपरेशन कर रही थी सर। और बीच में क्लिनिक में असिस्ट भी करती थी। आप इस सेवा में क्यों आना चाहती हैं? आप इस सेवा में क्यों आना चाहती हेलो। हैं? हाँ, हेलो। आप इस सेवा में क्यों आना चाहती हैं? सर बोल रहे हैं कि आप डेंटल सर्जन क्यों बनना चाहते हैं? शासकीय जो क्षेत्र है उसमें क्यों आना चाहते हैं? ठीक है सर। आप तो बोलो। हेलो। हाँ, हेलो। दूसरा क्या आप सुन पा रही हैं? कुछ चीजें आप सुन पा रही हैं? हेलो। 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 फिर से हेलो। रुचि जी। हेलो। रुचि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए ना। कुछ बोल नहीं बोल तो है, लेकिन मैं बोल पड़ा हूँ। क्लियर? अब आपकी हाँ। आवाज़ आ रही है क्या? आप मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, अरे बोल। रुचि जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप सरकारी चिकित्सक क्यों बनना चाहती हैं? नहीं। सर ये पूछ रहे हैं तो आपसे। आप सॉरी। शासकीय क्षेत्र में सर ये पूछ रहे हैं आप सर शासकीय क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? मतलब जो शासकीय दंत चिकित्सक क्यों बनना चाहते हैं? यस मैम। मैम, मेरे पिता भी एमपीपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग की है उन्होंने, और मैंने उनको रूरल एरिया में काम करते हुए देखा है, और कैसे वो हेल्प कर सकते हैं हमारा जॉब, कैसे उनकी लाइवलीहुड और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। और इस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी इस फील्ड में जाकर अपने जो भी स्किल्स हैं मैं उनको कैसे लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकती हूँ, वो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरी रुचि रही है। मेरे घर में इस चीज़ को लेके काफ़ी मुझे प्रोत्साहित किया गया, और मुझे भी फील हुआ खुद से कि ये अ, मुझे एक फुलफिलमेंट की फीलिंग प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई।
तो रुचि जी, अगर आपके घर में इससे कुछ अलग माहौल होता तो आप क्या करती? अगर हम मेरे घर में, हाँ, जो अभी माहौल है उससे अलग माहौल होता तब आप क्या करती? सपोर्ट है, मैं इससे आपको, अलग माहौल मतलब? हाँ मैं बता रहा हूँ, अगर आपके घर में बहुत सारे डीएम डीएम होते, है ना, तब आप क्या करती? सर मुझे लगता है मैं तभी इस फील्ड में जाना पसंद करती, क्योंकि ये मेरा बचपन से ये बहुत इस चीज में इंटरेस्ट रहा है कि कैसे मैं अ, ना ही सिर्फ लोगों को, बट मैं इन जनरल जानवरों के प्रति भी मेरा बहुत एम्पैथी रही है। और ये दिस इज समथिंग आई फील कि ये मुझे बहुत नेचुरली ये चीज मैं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे घर में स्थिति बहुत डिफरेंट होती, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते, उसके बाद भी मैं करती, बिकॉज ये मैं जानवरों के लिए भी मैं इतना एम्पैथी फील करती हूँ। इन जनरल आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। सो अगर ये जॉब नहीं भी मिलती है तो मैं अपने लेवल पे मैं पर्सनली मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, ये हमेशा से मेरी इच्छा रही है। तो आपने पीडीएस से ही क्यों चुना? आप कोई और अपना फील्ड चुन सकते थे, अगर आपके अंदर इतना सेवा की भावना है। हाँ। आप समाज सेवक बन जाएंगे। सो मेरा पहले, आप समाज सेवक भी बन सकते हाँ हैं। समाज सेवा के लिए आप समाज सेवक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। सर जब ये फील्ड मैंने चूज किया था तो तब मुझे काफी इंटरेस्ट रहा है बायोलॉजी में। एंड ये मेरा था कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत मेरा बचपन से एक ड्रीम था। तो ये एक प्रोफेशनली मैं ये चीज करना चाहती थी, और एक ये समाज सेवा तो एक पैरेलल चीज थी जो कि मुझे था कि वो तो चलेगी ही। मेरे कोई भी जॉब मैं करूंगी वो उसके साथ तो वो चलेगी ही। और ये मेरी खुद की इच्छा थी। और कि मैं इस फील्ड में जाके मैं इंटरेस्ट था मेरा इन सब्जेक्ट्स में, इन चीज इनको पढ़ना। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। मेरा इंटरेस्ट तो डांस में भी है, ये यस सर। तो फिर वो भी एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो आप एक सकता है। नृत्य कलाकार भी बन सकते थे। यस मैम, यस सर। ये तो अभी भी मुझे काफी इंटरेस्ट है, मेरी रुचि बहुत ज्यादा इसमें। पर कहीं ना कहीं मैं बचपन से पढ़ाई को ज्यादा मैं सस्टेनेबल समझती थी कि ये मुझे ज्यादा एक तरीके से स्टेबिलिटी, क्योंकि मेरे घर में भी इस तरीके का माहौल रहा है। सो ये चीज मेरा एज अ इंटरेस्ट मैंने एज अ हॉबी चूज किया, बट फॉर एज अ करियर मुझे ये चीज ज्यादा फील हुई कि स्टेबल मुझे फील, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक जो अम, अ, जिस चीज में मैं एक प्रोफेशनली मैं इस चीज को करना चाहती हूँ, तो ये इस चीज में मुझे फील हो, डांस को मैं एज अ हॉबी ही रखना चाहती थी। भारत में अ, मध्य प्रदेश में खासकर कौन सा क्लासिकल डांस होता है मध्य प्रदेश सॉरी सर, की आवाज क्लियर नहीं हो। में? आप शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानती हैं? क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, यस सर, मैंने बचपन में कथक सीखा है ये सब। तो सर पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का क्या कोई शास्त्रीय नृत्य से संबंध रहा है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस हाँ। संबंध। मध्य प्रदेश का कोई शास्त्रीय नृत्य है क्लासिकल डांस? सो ठीक है, चलिए मैं आपके सब्जेक्ट पर आता हूँ। आप मुझे बताइए कि पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या होता है? पेरियोडोंटल लिगामेंट। लिगामेंट, यस सर। सर जो ये टूथ, जो भी एक सिंगुलर टूथ होता है उसके आसपास जो उसको सपोर्ट करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। और उनमें 4 टाइप के फाइबर्स होते हैं, ट्रांसेप्टल फाइबर्स, वर्टिकल फाइबर्स, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। एंड वो एक तरीके से एल्वुलर बोन को और अटैच करके रखता है फॉर्मली।
सर डेंटल इम्प्लीमेंट क्या होता है? डेंटल इम्प्लीमेंट, डेंटल डेंटल इम्प्लीमेंट। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में पूछ रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट्स, यस, ओके। सर ये एक तरीके का फिक्स्ड प्रोस्थेटिक है। ये अगर एल्वुलर बोन में अगर टूथ मिसिंग है तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक स्क्रू की तरह का जो इम्प्लांट होता है उसको स्क्रू की तरफ फिट किया जाता है एल्वुलर बोन में, ताकि वो फर्मली अटैच रहे और एक परमानेंट रिप्लेसमेंट हो नेचुरल टूथ का। सर इससे क्या शरीर में कोई इन्फेक्शन होने का डर होता है जब हम ऐसा करते हैं? तो जी। सर वो टाइटेनियम का बना होता है तो इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसको एक सही टेक्निक के साथ और सही हाइजीन मेंटेन करके अगर आपने ये प्रोसीजर को किया है तो इन्फेक्शन की कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक बात रुचि जी, रुचि जी, सर ने आपसे पूछा डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, आप बता रहे थे। आप मुझे इसकी जो डेंटल इम्प्लांट इंसर्ट करते हैं, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए और स्टेप्स बता दीजिए। किस कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसमें हम डेंटल इम्प्लांट कंप्लीट कर। डेंटल इम्प्लांट्स की स्टेप, मैम पहले तो एरिया प्रिपेयर करते हैं। अगर वहां पे कोई टूथ जिसको एक्सट्रैक्ट करना है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक पहले टाइम देते हैं वो पूरा हील हो जाए। और वहां पे बोन डेंसिटी चेक करते हैं पहले कि कितनी बोन डेंसिटी है क्या, और उसमें जो हम इम्प्लांट लगाने वाले हैं वो कितना बायो इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं उस बोन डेंसिटी में, पहले तो हम ये एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम एक गाइडेड प्लानर के थ्रू हम एंगुलेशन डिसाइड करते हैं कि कैसे हमको इम्प्लांट को ड्रिल करना है। और इम्प्लांट, रुचि, रुचि, जो आपने बताया है कि बोन डेंसिटी इंपॉर्टेंट है इम्प्लांट के लिए, है ना, बोन डेंसिटी, तो अबव द एज ऑफ 65 हम डेंटल इम्प्लांट दे सकते हैं पेशेंट को या किसी इंडिविजुअल। मैम दे सकते हैं। अगर पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस का। यस मैम, देन इशू हो सकता है अगर ओस्टियोपोरोसिस है, बट हम बोन ग्राफ्टिंग की भी हेल्प ले सकते हैं इन केसेस में। ठीक है, तो जो बोन डेंसिटी एल्विलर बोन्स को इम्पैक्ट करने वाले कुछ डिसीजेस के नाम बता दीजिए, किन किन कंडीशंस में बोन डेंसिटी इम्पैक्ट हो जाती है। कंडीशंस में बोन डेंसिटी इम्पैक्ट होते हैं मैम, एक तो ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन है उसमें तो होगा ही। और हम अगर बहुत टाइम तक अगर टूथ मिसिंग है उस एरिया में तब भी वहाँ पे, रुचि कोई ऐसी न्यूट्रिशनल कंडीशन बताइए जिससे बोन हेल्थ इम्पैक्ट होती है। हम कैल्शियम की कैल्शियम की अगर कमी है तब आपकी बोन थोड़े फ्रेजाइल हो जाएंगे। और विटामिन डी की कमी है अगर, ठीक है रुचि, अगर हम बोन इन्फेक्शन के बारे में बात करें, एल्विलर बोन इन्फेक्शन, इसमें एक कंडीशन होती है ऑस्टियोब्लाइटिस, इसके बारे में बताएंगे। हाँ बताइए। मैम मैम osteomyelitis is another term for dry socket। मैम जब अगर टूथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जब वो अगर वहां पे जो क्लॉट बनता है उस क्लॉट के अगर वो प्रॉपर टाइम तक अगर वहां पे नहीं रहता है या जल्दी डिस्प्लेस हो जाता है, देन मैम उस केस में वहां पे ये इन्फेक्शन हो जाता है।
और वहाँ पे एक पस डिस्चार्ज होता है, एक फाउल स्मेल आती है, और हीलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखो रुचि जी, हमें इसका आंसर इस तरह से नहीं देना है कि ये ड्राई सॉकेट कंडीशन भी कह सकते हैं। ड्राई सॉकेट कंडीशन कम्प्लीटली ऑल्दो रिलेट कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस हो सकता है उसका, है ना। तो ऑस्ट्रोमलाइटिस, लेकिन हम उसका नाम ही नहीं बोल सकते, ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है। अच्छा मैम। ऑस्ट्रोमलाइटिस बेसिकली इन्फेक्शियस कंडीशन है वो की, उसमें जो इन्फेक्शन है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है ना। इसको आप एक बार देख लेना। पेरिकोरोनाइटिस की सिचुएशन के बारे में बताइए रुचि जी, ये क्या है और जनरली किन किन कंडीशन में ये हमें देखने मिलती मैम कौन सा कंडीशन? है पेरिकोरोनाइटिस कंडीशन? पेरिकोरोनाइटिस, मैम पेरिकोरोनाइटिस जब जो हमारा विजडम टूथ होता है उस पे जब टिश्यू हम एक टिश्यू का फ्लैप अगर उसको कवर्ड करके रखता है तो मैम इन्फेक्शन हो जाता है, और वहाँ पे कांस्टेंट पेन होता है एक। आपने ये बताया कि थर्ड मोलर इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू ओवरलैप से क्या हो जाता है, पेरिकोरोनाइटिस कंडीशन। अदरवाइज अगर हम इस तरह से थर्ड मोलर इम्पैक्ट इरप्ट हुआ है तो मैक्सिलरी मोलर को भी इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो ऐसी अदर कंडीशंस बताइए जिसके इन्फेक्शन की वजह से पेरिकोरोनाइटिस के अलावा जो हो सकती है। हम कौन से और कंडीशंस में इम्पैक्टेड रहता है टूथ? कॉम्प्लिकेशन मैम इम्पैक्टेड थर्ड मोलर से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रुचि, ये बताइए। मैम एक तो एक्सेसिव पेन होगा, और जॉ ओपन करने में डिफिकल्टी होगी, च्यूइंग में डिफिकल्टी होगी पेशेंट को, और ये तो जनरलाइज इन्फेक्शन। सिम्टम है, ये तो जनरलाइज सिम्टम है रुचि, मैं कंडीशन पूछ रही हूँ। ऑक्लूजन इम्पैक्ट होगा रुचि? यस मैम। ठीक है, ठीक है। रुचि मुझे बताइए सेफलोमेट्री क्या होती है? सेफलोमेट्री। स्टिफेनोमेट्री, यस हाँ। मैम, इसमें फेशियल लैंडमार्क्स होते हैं। उन सब सारे फेशियल लैंडमार्क्स को एक एक को नेम दिया जाता है हर पॉइंट को, सो दैट जो हमारी ग्रोथ हो रहा है, स्केलेटन ग्रोथ, उसको रीड कर सके, उनको मेजर कर सके कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारी ट्रीटमेंट में, हम उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं मेजर करके उन पॉइंट्स को। तो ये बताइए इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी इज मैम किस रीजन की वजह से वो डिजीज कॉज हुई है, उसको इटियोलॉजी बोलते हैं। ओके, टेल मी अबाउट द यूजेस ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी इन डेंटिस्ट्री। नैनोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं डेंटिस्ट्री में, इस बारे में बताइए। मैम कौन सी? नैनो टेक्नोलॉजिकल यूजेस। टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। मैम सॉरी, नैनो नॉट अवेयर। कंपोजिट। नैनो कंपोजिट। यस मैम, नैनो कॉम्पोजिट जो टीथ को रिस्टोर करने के लिए, मतलब एक टाइप का ही कॉम्पोजिट मटेरियल है ये, जिसमें काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं कॉम्पोजिट के। ठीक है, लास्ट मुझे ये बताइए व्हाट आर बोन ग्राफ्ट। बोन ग्राफ्ट क्या होते हैं? बोन ग्राफ्ट। मैम बोन ग्राफ्ट्स जो टूथ को रिप्लेस करने के लिए अ, एक रिप्लेसमेंट मटेरियल होते हैं, जो कि नेचुरली भी आप किसी इंडिविजुअल से या खुद के उसी पर्सन के बॉडी से आप या तो उस चीज को आप रिसीव कर सकते हैं, या
एक आर्टिफिशियली भी आप बना सकते हैं, या कोई दूसरी स्पीशीज से भी आप उस मटेरियल को कर सकते हैं, ताकि आप जो मिसिंग पोर्शन है बोन का, उसको आप फिल कर सकते हैं उस मटेरियल से। रुचि, रुचि जी, यस मैम। आप सागर से हैं ना? सागर से हैं आप, सागर से? यस मैम। तो मतलब आपका जन्म स्थान, बर्थ प्लेस सागर है, और अभी आप जबलपुर में हैं, प्रेजेंट में जबलपुर। यस। तो मुझे सागर यस के मैम। बारे में भी थोड़ा बताइए, क्या जानती हैं सागर के बारे में आप? सागर के बारे में कुछ जानती हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट के बारे में? चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है ना सागर के बारे में। अच्छा ये बताइए, जबलपुर के यस बारे में बताइए जरा। मैम। जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि बेड़ा घाट, गौरी घाट। और यहाँ पे एक काफी फेमस नदी नर्मदा बहती हैं। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आए थे 1973 में, और उनकी अस्थियों का विसर्जन भी इसी नदी में हुआ था। और अच्छा, आपने बताया कि सभी लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन गंगा में कराते हैं, तो इन्होंने नर्मदा में क्यों कराया था? मैम ये 1973 में अ, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जबलपुर में आप कहाँ गए हैं, घूमने के लिए गए हैं कभी? यस मैम। कहाँ कहाँ गए हैं? बेड़ा घाट भेड़ाघाट। और इसके अलावा? गौरी घाट। गौरी घाट, भेड़ाघाट। उठी मंदिर भी है बेड़ा घाट में। चलिए ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि जो डेंटल कैरीज है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं डेंटल? मैम डेंटल केरीज होती है जब आपके ओरल कैविटी का पीएच 5.5 से कम होता है। और ये तब होता है जब आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या शुगरी फूड खाया हो, और उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये फर्स्ट इनिशिएटर होता है किसी भी कैरीज को इनिशिएट। तो वो उन शुगरी या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को डाइजेस्ट करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से माउथ का ओरल कैविटी का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। और फिर उसकी वजह से वो जो हमारे टूथ का मटेरियल है वो डीमिनरलाइज होना स्टार्ट होता है, जो इनामिल है। और उसकी वजह से केरीज कॉज होते हैं। आप ये बताइए मुझे कि जो हमारे मसूड़े हैं, ठीक है, वो नीले क्यों हो जाते हैं? उसका कारण क्या हो सकता है? किसी मिनरल्स वगैरह की अधिकता या कमी, किस मैम कारण? एक तो विटामिन। हाँ बताइए। मैम एक तो स्मोकिंग की वजह से हो जाता है। अगर आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से आपकी गम टिश्यूज या लिप्स ये डार्क होते स्मोकिंग में ऐसा क्या होता है, कोई फैक्टर जिसके कारण ऐसा होता हो? ऐसा कोई स्मोकिंग से इसका कारण क्या है, मतलब कलर चेंज होने का कारण क्या है स्मोकिंग के दौरान, क्यों हो हैं। जाता मैम मिलानिन पिगमेंट्स जो हमारे गम टिश्यू में होते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। मिलानिन पिगमेंट, मेलानोसाइट्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी वजह से मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से डार्कनिंग होना स्टार्ट हो जाती है टिश्यूज है? में। ब्लू ब्लू कलर आता हो, नीला नीला सा कलर, तो उसका कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके काले से मसूड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है आपके पास तो उनके मसूड़ों का रंग थोड़ा नीला पड़ लिए हुए, तो उसका कारण क्या हो सकता है?
अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में लेड की मात्रा दिख जा रही है, सीसा लेड, यस मैम। से क्या प्रभाव पड़ेगा? दांतों पर, नसों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है? यस मैम। जैसे अगर कोई भी मैम, जैसे रेस्टोरेशन में फॉर एग्जांपल, अगर मर्करी, अगर रेस्टोरेशन किया है और उसमें मर्करी है, तो उसमें भी, उसकी वजह से भी गम्स में डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम बर्टोनियन लाइन भी बोलते हैं। तो मैम इसकी वजह से भी एक डिस्कलरेशन हो सकता है कि आपने ऐसे अगर लेड का इंजेक्शन कर लिया है, तो उसकी वजह से भी मैम ये पिगमेंटेशन हो सकते हैं। पानी में भी लेड की मात्रा होती है, तो अगर उसकी अधिकता यस है, मैम। वहाँ के रहने वाले लोग, उनमें शिकायत हो सकती है ना। किसी क्षेत्र में अधिक संख्या में लोग इससे पीड़ित है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि वहाँ के पानी में लेड की मात्रा ज्यादा है। यस मैम। चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए कि ओरल, मतलब हमारे जो दांतों में होने वाले या ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके नाम बता सकती है? यस मैम। हम जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हो गया, अ, और इसके अलावा, अच्छा एंटामीवा जिंजिवाइटिस, इससे क्या होता है? एंटामीवा सॉरी मैम। एंटामीवा जिंजिवाइटिस। मैम एंटामीबा जिंजिविटिस, हाँ, ये क्या है? मैम ये जिंजिविटिस का टाइप है जिसमें गम्स की स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग और प्रोबिंग होता है। नहीं नहीं, ये तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटामीवा जिंजिवाइटिस, जिसका मैंने नाम बताया आपको, ये एक माइक्रो यस ऑर्गेनिज्म मैम। नुकसान पहुंचाता है। अच्छा आप ऐसा करिए, ठीक है, अभी जितना भी है, लेकिन आप अपने इसको थोड़ा तैयार कीजिए ना। यस मैम। और ये, और मतलब मुंह में, हमारे दांतों में, मसूड़ों में होने वाली कुछ रोग वगैरह, इनको भी तैयार कीजिएगा, जो पेशेंट अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, विभिन्न रोगों से प्रभावित रहते हैं ना, ओरल कैविटी के, उनको थोड़ा तैयार कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। रुचि जी, आप सुन पा रही हैं? यस मैम। आपका सिलेक्शन क्यों किया गया? सर मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन में आके मैं अपने स्किल्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ लोगों की हेल्प के लिए। और और जो मेरे अंदर एम्पैथी की क्वालिटी है एक, तो इसकी वजह से मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग और अगर बेहतर बनाने की जरूरत है तो मैं उस पे अपने ऊपर उस चीज के लिए काम भी कर सकती हूँ, और सो दैट मैं एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करके लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूँ। रुचि जी, आपका आज का साक्षात्कार समाप्त हो रहा है, अब बारी है फीडबैक की, है ना? आपका आज का यस। साक्षात्कार समाप्त हो रहा है, तो अब बारी है फीडबैक। तो शुरू में थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास कम लगा था, लेकिन हालांकि आगे चल के आपका आत्मविश्वास वापस आ गया था ना, फिर आगे आपने बड़े आराम से आपने उत्तर दिए, और आपकी अभिव्यक्ति भी संतुलित रही, बातचीत करने का तरीका भी ठीक रहा। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको, है ना? आप अपने जो पाठ्यक्रम है उसको भी पढ़ते रहिए, तो जो इसका व्यवहारिक तरीका जो अप्रोच है उसको भी थोड़ा और ठीक से देखिए, तो बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा आपका, वैसे आप अच्छा कर रही हैं। थोड़ा और तो गहराई से पढ़िए वो है। ठीक है, आप लगाओ हो सकते हैं, आप लगाओ हो सकते हैं। जी ठीक है। सर।